सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। धन्यवाद। नमस्कार। लॉ ऑफ वन, एक का कानून या एक का ज्ञान या कह लीजिए एक का तरीका, जिसे आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या फिर सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के ऊपर आधारित है, जो आपको वो अनंत रचयिता द्वारा प्रदान की गई है। तो ये किताब का 17-29वां, जो फरवरी 23 1981 को रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें कल हमने देखा था कि किस तरह से लोगों द्वारा सारी घनत्वताएं जो है वो बनती है। और फिर उसके बाद हमने ब्लैक होल के बारे में भी बात की थी कि कैसे सारे अनुभव होने के बाद, यानी जो सारे अनुभव है वो मिल जाने के बाद, खत्म होने के बाद, कैसे ब्लैक होल से वापस से व्हाइट होल में जाके नए नए अनुभव के लिए रेडी होते हैं। तो उससे आगे हम अ, आगे का हम देखते हैं। तो डॉन पूछते हैं आगे, धन्यवाद। फिर जब हमारा ग्रह पृथ्वी पूरी तरह से चौथी घनत्वता में आ जाएगा, तो क्या वहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा? तो राव उसके जवाब में बोलते हैं, वहां अधिक आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण होगा, जिससे सघन माया यानी डेंसर इल्यूजन पैदा होगी। जैसे हमने कल ही देखा था कि ये जो सारा है वो होलोग्राफिक है, या तो फिर हम उसको माया बोल सकते हैं। तो जब ये जो भौतिक गुरुत्वाकर्षण है उसकी बात नहीं करें, आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से डेंसर इल्यूजन, यानी ये जो पूरा हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर अलग से बहुत अच्छा रंग बिरंगी जो भी है, पेड़ पौधे बोलो या जमीन बोलो, वो हमको दिखने लगेगी। तो डॉन आगे पूछते हैं कि यह सघन भ्रम यानी कि डेंसर इल्यूजन जो बोल रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो सघन भ्रम है वो अभी जो मापा गया है वो 32.2 यानी 32.2 फीट प्रति सेकंड वर्ग, यानी पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, जो अब हम अनुभव करते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये जो बात कर रहे हैं वो ग्रेविटी, जैसे हर एक जो हमारे पास है उसके नापने के लिए एक इकाई बनाई जाती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ तरल पदार्थ है तो उसको लीटर के तौर पे, या फिर कोई घन पदार्थ है जैसे कुछ शक्कर ले लिया तो किलो के हिसाब से हम नापते हैं। तो उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो 32.2 फीट प्रति सेकंड वर्ग यानी पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या ये सही है?
तो रा बोलते हैं, आपकी इकाइयों के पास आध्यात्मिक गुरुत्व को मापने के लिए उपकरण नहीं है, बल्कि इसके कुछ चरम अभिव्यक्तियों यानी कि एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस का निरीक्षण करने के लिए, यानी ये जो है वो उसके उपकरण के द्वारा तो नापा नहीं जा सकता है, सिर्फ आप निरीक्षण कर सकते हो, क्योंकि ये आध्यात्मिक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की बात है। तो डॉन आगे पूछते हैं, यह मुझे पता है कि हम आध्यात्मिक गुरुत्व यानी कि स्पिरिचुअल ग्रेविटी को माप नहीं सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या भौतिक प्रभाव गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कांस्टेंट में वृद्धि के रूप में मापने योग्य होगा। वह मेरा सवाल था। तो राव उसके जवाब में बोलते हैं कि मौजूदा यंत्र विन्यास यानी इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा मापने योग्य वृद्धि केवल सांख्यिक प्रकृति यानी स्टेटिस्टिकल इन नेचर होगी और महत्वपूर्ण नहीं होगी। यानी वो पूछ रहे हैं कि जो अगर भौतिक जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें कुछ बदलाव होगा क्या, तो राव बोलते हैं कि इतना कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो डॉन आगे बोलते पूछते हैं कि ठीक है, अब जैसे जैसे रचना होती है, जैसे कंपनता के घूमने से परमाणु बनते हैं, जो प्रकाश है वे कभी कभी एक निश्चित तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। वे एक दूसरे से सटीक दूरी पर दूरी, अंतर परमाणु दूरी यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का पता लगाते हैं और एक जालीदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सटीक क्रिस्टलीय संरचना की बुद्धिमान ऊर्जा से बनने के कारण यह संभव है। इसी तकनीक से बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करना यानी कि उसका दोहन करना और क्रिस्टलीय संरचना के माध्यम से काम करके इसे भौतिक भ्रम में लाना, क्या ये सही है? यहाँ पे भौतिक भ्रम का मतलब है जो जो इल्यूजन की बात चल रही है वो है। तो ये जो बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि जब धमाका हुआ था तो बहुत सारे कण 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 फैल गए थे। तो ये जो सारे कण है या जो फोटोन जो बोल बोल सकते हैं, वो एक दूसरे के नजदीक जब आते हैं तब एक क्रिस्टलीय यानी एक दूसरे के साथ जालीदार संरचना बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यानी ये जो वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी है चीजें जो हमें दिख रही है वो जालीदार संरचना के कारण ही हमें देखने को मिलती है। बाकी ये जो था वो कण कण ही था, बराबर है। तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये जो है वो बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा बनी गई है, यानी जो हवा में जो कण कण है वो एक दूसरे के साथ अ, जालीदार संरचना बनाते हैं। ये संरचना जो है वो बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा बनती है। तो फिर उसके ऊपर हम उसका दोहन कर सकते हैं क्या, यानी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं क्या और उसको हम भौतिक ब्रह्म में ला सकते हैं क्या। तो रा बोलते हैं कि ये केवल तभी तक सही है जब तक कि क्रिस्टलाइन भौतिक संरचना तदनुरूप क्रिस्टलीकृत यानी कॉरस्पॉन्डिंगली क्रिस्टलाइज या नियमित या संतुलित इकाई द्वारा आवेशित यानी चार्ज होती है। यानी ये जो क्रिस्टल जो है यानी जो ये क्रिस्टलाइज संरचना यानी आप क्रिस्टल कह सकते हो, तो वो जो है वो ये जो दोहन करना है वो किससे होगा कि जो ऐसा इकाई यानी व्यक्ति होगा जो संतुलित होगा और जो इसका जो क्रिस्टल है उसके कंपन के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली क्रिस्टलाइज यानी कि क्रिस्टलीकृत होगा, तब वो उसको चार्ज करेगा, तभी ये बुद्धिमान ऊर्जा का हम टैपिंग कर सकते हैं। तो डॉन आगे समझ में आ रहा है उनको कि ये बात इधर उधर हो रही है और उनको थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो वो आगे ये बता देते हैं कि मैं बिना महत्व के विषयों या उन विषयों पर नहीं उतरना चाहता जो हमें हमारे विकास के तंत्र की बेहतर समझ की ओर नहीं ले जाते हैं, जो हमें उन चीजों की ओर ले जाते हैं जो क्षणिक नहीं है, लेकिन कभी कभी यह देखने में मुश्किल होती है कि किस दिशा में जाना है। मैं क्रिस्टल के इस विचार और उनका उपयोग कैसे किया जाता है इसकी थोड़ी और जांच करना चाहूंगा। मैं यह मान रहा हूं कि आपने जो कहा है कि क्रिस्टल द्वारा बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करने के लिए आंशिक रूप से अविकृत इकाई का होना आवश्यक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है। क्या यह
संतोषजनक है या आपको इसकी आवश्यकता है? क्या मेरा अनुमान सही है? तो रा बोल रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे अभी यहाँ पे जो क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल की संरचना कैसे होती है कि वो आयनों, अणुओं और परमाणु की संरचना होती है जो एक क्रमबद्ध त्रिआयामी यानी कि थ्री डायमेंशनल व्यवस्था में एक साथ हो जाती है, वो जुड़ जाती है। तो अब ये संरचना बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा बनती है। तो वो एक कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करना यानी कि उसका दोहन करना, ये पॉसिबल है। तो अ, आगे आगे बोल रहे हैं कि हाँ सही है। तो यहाँ पे एक चीज है कि कैसे सही होगा, तो ये जो व्यक्ति रहेगा जो उसको चार्ज करेगा, जैसे हमने देखा, उसके अंदर जो है एक बिंदु की बात कर रहे हैं, वो आगे आता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बुद्धिमान ऊर्जा के टैपिंग में क्रिस्टल के उपयोग के लिए एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जिस पर विकृतियों को हटाना न्यूनतम हो। क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं यह केवल तभी सही है जब यह समझा जाए, हम कहेंगे कि प्रत्येक इकाई में एक अद्वितीय यानी कि यूनिक बिंदु है। यानी ये बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करने की बात हो रही है। वो कैसे टैप कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति का संतुलन बना हो और वो जो क्रिस्टल है उसके साथ वो हार्मोनिकली उसका कंपन और इसका कंपन आप एक मान सकते हैं, तब वो उसको चार्ज कर सकता है। और वो चार्ज कैसे होगा? तो वो एक अद्वितीय बिंदु के हर एक इकाई में वो बिंदु रहता है। तो डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रत्येक इकाई में विकृति मुक्ति यानी डिस्टॉर्शन रीडिंग का यह अनूठा बिंदु क्यों है? तो रा बोलते हैं प्रत्येक इकाई एक रचयिता का अनूठा हिस्सा है। यानी ये जो पॉइंट है वो हर एक व्यक्ति में है। तो रचयिता के द्वारा कभी भी भेदभाव नहीं होता है, वो हर एक व्यक्ति में ये सही और सेम प्रदान करते हैं। तो डॉन बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि क्रिस्टल के माध्यम से बुद्धिमान ऊर्जा का दोहन यानी टैपिंग करने के लिए शुद्धता का कोई एक स्तर आवश्यक नहीं है, लेकिन एक इकाई की विकृति की मात्रा में व्यापक भिन्नता हो सकती है। लेकिन प्रत्येक इकाई को अपने विशेष बिंदु तक पहुंचना है, जिसे मैं कह सकता हूं कि क्षमता को सक्रिय करना है। क्या ये सही है? तो यानी जैसे राने बोल दिया कि ये तो सब हर किसी में ये बिंदु रचयिता के द्वारा दिया गया है। तो डॉन को लग रहा है कि इसके लिए कुछ अलग से कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हर कोई कर सकता है। सिर्फ उसके अंदर जो वो क्षमता है उसको ही सक्रिय करना है। तो रा बोल रहे हैं कि ये गलत है। हर इकाई के लिए एक निश्चित संतुलन की आवश्यकता है। यह संतुलन इस प्रकार इसे विरूपण यानी डिस्टॉर्शन की कमी के एक निर्धारित स्तर पर पहुंचने में सक्षम बनाता है। अनुभवात्मक शोधन यानी डिस्टिलेशन के कारण प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं, जो कुल मिलाकर प्रत्येक इकाई की वायलेट रे अस्तित्व से है। तो जो भी कोई इकाई है वो सब जो हर एक किसी में वायलेट रे जो है वो अलग अलग स्तर पे रहता है। तो ये जो हम बोला कि ये जो बिंदु तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हर एक इकाई के अंदर ये अलग अलग है। क्योंकि अनुभवात्मक शोधन यानी क्या है? डिस्टिलेशन। जो चीजें जो है वो एक यानी डिस्टिलेशन जनरली देखा जाए तो ऐसा रहता है कि जो एक माध्यम है, जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी को अगर ऊर्जा मिलती है वो भाप बन जाता है। अभी वो जब भाप बनता है उसके बाद अगर उसको जो ठंडा अगर उसको ठंडे वातावरण में रखा जाए तो वापस वो पानी बन जाता है यानी डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन की प्रक्रिया इकाई में किस तरह से होती है? वो हर एक इकाई की जो वायलेट रे है उसके द्वारा ये की जाती है, जो हर एक किसी में सेम नहीं रहती है। यहाँ पे राय ये बताना चाहती है, इस वजह से ये होता है। आगे बोलते हैं रा, क्रिस्टल या किसी अन्य उपयोग के माध्यम से बुद्धिमान अनंत के प्रवेश द्वार की तलाश में काम करने के लिए ये संतुलन आवश्यक है। कोई भी दो मन, शरीर, आत्मा क्रिस्टलीकृत प्रकृति समान नहीं है।
विरूपण यानी डिस्टॉर्शन आवश्यकताओं कंपनता से बोलने से सेट होता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो बुद्धिमान अनंतता के प्रवेश द्वार तक पहुंचना है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब दो मन शरीर आत्मा की प्रकृति समान ही नहीं होती है, तो जो डिस्टोर्शन जो रहता है उसके कंपनता से बोलने से, यानी यहाँ पे बोलना नहीं है, यानी जो मैं बोल रही हूँ उसका बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन जो अलग अलग कंपनता है उसको सेट होने के बाद वो यानी दो के सेट होने के बाद ये होता है। तो डॉन बोलते अच्छा ऐसा है। फिर यदि आप किसी इकाई की बैंगनी किरण को पढ़ने में यानी कि वायलेट रे को पढ़ने में सक्षम है, उस किरण को देखकर क्या ये संभव है कि तुरंत यह निर्धारित किया जा सके कि इकाई बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग कर सकती है कि नहीं? तो राह बोलते हैं कि ऐसा करना पांचवे या उससे अधिक घनत्वता वाले व्यक्ति के लिए संभव है। जब यहाँ पे वायलेट रे की बात कर रहे हैं, तो डॉन का ये पूछना था कि वायलेट रे के देखने से ही समझ में आ जाएगा क्या कि ये बुद्धिमान ऊर्जा को टैप कर लेंगे? तो ये तो अभी संभव नहीं है पांचवे या उससे अधिक घनत्वता वाले व्यक्ति को ही ये संभव है देख के बताना। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या आपके लिए ये बताना संभव है कि एक इकाई द्वारा क्रिस्टल का उपयोग कैसे किया जाता है जिसने संतोषजनक रूप से आवश्यक वायलेट रे योग्यता हासिल की है? मैं कहूंगा इकाई के लिए क्रिस्टल का उपयोग करना कैसे संभव है, या उसे क्रिस्टल का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो इसके जवाब में, यानी ये कौन यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते, जवाब में डॉन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। राय एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है सहानुभूतिपूर्ण कंपनता संतुलित स्थिति में सेवा करने की इच्छा और तलाश करने की इच्छा के साथ अनंत बुद्धिमत्ता के प्रवेश द्वार का जन्म होता है। यानी सहानुभूति कंपैशन होना चाहिए। फिर संतुलन, तो राह पहले से ही बता रहे हैं कि संतुलन, हर एक स्थिति को हमें संतुलन, यानी जो उसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव, नेगेटिव है उसका पॉजिटिव, सोचते सोचते उसको एक संतुलित स्थिति में आना चाहिए। सेवा करने की तीव्र इच्छा और संतुलन यहाँ पे भी है कि सेवा किसकी करनी है, तो यानी मैं मेरे घर, मेरे फैमिली या मेरे दोस्तों की सेवा नहीं करनी है, सेवा कैसे करके बिना भेदभाव के सेवा करनी है। और तलाश करने की इच्छा भी, यहाँ पे क्या तलाश करना है? तो ये जो अनंत रचयिता ने जो महान जो अनंत बुद्धिमत्ता बनाई है, या जो किरणें बनाई है, जो कंपनता बनाई है, वो तलाश करने की इच्छा अगर वो व्यक्ति में है, तो उसके बाद ही वो अनंत बुद्धिमत्ता के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकता है। तो आगे डॉन पूछते हैं कि लेकिन क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि अनंत बुद्धिमानिता की खोज के उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए इकाई क्रिस्टल के साथ क्या करेगी? तो आज उसका जवाब देते हुए जो राह बोलते हैं वो समझना जरूरी है, तभी ही हम ये जान सकेंगे कि अनंत बुद्धिमत्ता हम, या तो बुद्धिमान ऊर्जा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे राह बताते हैं कि भौतिक अभिव्यक्ति यानी फिजिकल मैनिफेस्टेशन में क्रिस्टल का उपयोग वह उपयोग है जिसमें क्रिस्टलीय प्रकृति की इकाई इस खोज के साथ नियमित भौतिक क्रिस्टल को चार्ज करती है, इस प्रकार से हार्मोनिक रूप से कंपन करने में सक्षम बनाती है, और उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट या प्रवेश द्वार यानी गेटवे भी बन जाती है, जिससे अनंत बुद्धिमानिता इस प्रकार बुद्धिमान ऊर्जा बन सकती है। यह क्रिस्टल अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली अविकृत स्वरूप यानी अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में मन, शरीर, आत्मा की वायलेट किरण के एनालॉग के रूप में कार्य करता है। तो क्रिस्टल की जो हम संरचना समझेंगे तो वो बहुत सारे एटम्स की क्रमबद्ध थ्री डायमेंशनल व्यवस्था के रूप में बनी होती है। तो जो व्यक्ति इसको चार्ज करेगा, यानी कौन सा व्यक्ति चार्ज करता है वो हमने अभी देखा है, तो वो क्रिस्टल को चार्ज करेगा तो क्रिस्टल के अंदर कंपन पैदा होता है या वाइब्रेशंस आप बोल सकते हो वो पैदा होता है,
तो वो हार्मोनिक कंपन करने के लिए सक्षम हो जाता है, जो भी क्रिस्टल रहेगा वो। तो वो कैटलिस्ट या प्रवेश द्वार भी बन जाता है, यानी किस तरह से चार्ज किया गया, तो उस हिसाब से वो कैटलिस्ट या प्रवेश द्वार भी बन जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति अविकृत रूप या फिर अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा, उसकी वायलेट रे के एनालॉग के रूप में कार्य करता है। यानी जो वायलेट रे के बारे में हमने जैसे अभी पिछले सत्रों में भी देखा था, कि जिसका ये वायलेट रे जो अ, अच्छे से जो काम करती है, तो उसके बाद उनके पास बहुत सारी शक्ति आ जाती है, जिसका आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना भी बोल सकते हैं, या फिर उसका अलग से इस्तेमाल करना भी होता है। तो जैसे हमने सोचा था कि अटलांटिस की सभ्यता को ये वायलेट रे कैसे यूज करना है, वो ये क्रिस्टल्स के इस्तेमाल से समझ में आने लगा था। यानी वो जो अनंत रचयिता है, उनकी जो बुद्धिमान ऊर्जा है, वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं जान पाए थे। लेकिन ये जो है ये जो है उसके इसका इस्तेमाल करके उन्होंने जैसे बताया जाता है कि अच्छे काम करने की जगह उन्होंने इसका इस्तेमाल गलत तरीकों से भी किया। जैसे उन्होंने अलग अलग ये जो बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करके उन्होंने अलग अलग प्रजातियां तक बना दी। बट लेकिन उनको ये जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आया, और आगे क्या हुआ वो हम सब जानते ही है। तो आगे पूछते हैं कि क्या आपके लिए ये संभव है कि आप हमें क्रिस्टल के विशिष्ट उपयोगों के बारे में निर्देश दें। तो राह बोलते हैं, हाँ ये संभव है। हम मानते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा के संभवित उल्लंघन के कारण आपको बताने के लिए प्रभावी नहीं है। महासंघ की इकाइयों ने अतीत में इसमें गलती की है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिस्टल के उपयोगों में चिकित्सा, शक्ति और यहाँ तक कि जीवन रूपों में विकास के लिए उपयोग शामिल है। हमें लगता है कि इस समय निर्देश देना नासमझी है, क्योंकि आपके लोगों ने शक्ति के शांतिपूर्ण स्रोतों का उपयोग असंगत यानी डिसहार्मोनियस कारण से करने की प्रवृत्ति दिखाई है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि राह जो है वो इसके लिए बोलते हैं कि ये जैसे मैंने अभी बताया कि अटलांटिक सभ्यता के साथ क्या हुआ, तो वहां पे उनके हाथ में ये मिल गया। अच्छा, इसके साथ में एक ये चीज बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो हमें रेनबो दिख रहा है। तो वो कैसे दिखता है कि बूंदों के अंदर से जो किरण पसार होती है, उसके बाद हमें ये कलर्स मिलते हैं, जो सबको मालूम ही होगा। प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर पास होता है तो हमें ये मिलता है। तो प्रिज्म क्या है, वो भी एक तरह का क्रिस्टल ही है। तो यहाँ पे भी जो सूर्य की किरणें आती है, तो उसके बाद हमें जो कलर दिखते हैं, जो पेड़ का ग्रीन कलर, ये जो है इस वजह से दिखता है कि वो कंपन में आ जाते हैं। यानी जो सारी चीजें अलग अलग कंपनों से बनी है, अलग अलग कंपनों का समूह है, तो जो ग्रीन कलर का कंपन है वो साथ में रहता है, वो वृक्ष के साथ, तो हमें वो हरा दिखाई देता है। तो अभी ये जो वायलेट रे की बात कर रहे हैं, तो आगे जो है ये क्रिस्टल के उपयोग यानी चिकित्सा के बारे में जो बता रहे हैं, तो ये जो है वो हार्मन जो समझ में आ गया पहले, जो अटलांटिस के भी है, या तो फिर अभी भी काफी जगह क्रिस्टल का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्रिस्टल वो जो प्रकाश है वो एब्जॉर्व करके आगे उसको पास करती है। मैंने इसी वजह से ये बताया कि जो ये चिकित्सा में किस तरह से उपयोग किया जाता है, वो बहुत अच्छा वो उपाय करते हैं, यानी पहले के जमाने में या अभी भी करते हैं। शक्ति भी उससे उत्पन्न होती है, यानी उसके साथ जो वेपन्स है वो भी बनाए जाते हैं, जो पुराने जमाने में ये अटलांटिक सभ्यता वगैरह ने बनाए थे। तो ये दोनों तरीके से चिकित्सा के लिए या शक्ति के लिए इस्तेमाल करो, या गलत तरीके से इस्तेमाल करो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको जानकारी दे, पिछले जैसे बताया वैसे जानकारी दे दे और इसका गलत इस्तेमाल हो जाए।
तो वो मना कर रहे हैं कि ये यानी ये अभी बताना कोई ठीक नहीं लग रहा है। तो डॉन आगे पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है कि तब हमें क्या प्राप्त करना बेहतर होगा। अब जब हमने रचना के मार्ग को कम से कम क्रिस्टलीय संरचना तक खोज लिया है, तो बेहतर होगा कि हम विचार के विकास और बुद्धिमान अनंतता के लिए उसके खोज पथ पर ध्यान केंद्रित करें। हमने लोगोस की प्रमुख आकाशगंगा में बहुत बड़ी संख्या में ग्रहों का निर्माण किया है। यानी जो पहला जो पैराग्राफ है उसमें बताना चाहते हैं कि ठीक है, आप आगे का इस्तेमाल नहीं बताओगे, लेकिन कम से कम हम यहाँ तक तो पहुंचे कि हम बुद्धिमान ऊर्जा का जो है टैपिंग कैसे कर सकते हैं। चलो यहाँ तक हम है, तो फिर उसके खोज के लिए हम आगे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो फिर आगे क्यों पूछते हैं कि हमने लोगोस की प्रमुख आकाशगंगा में बहुत बड़ी संख्या में ग्रहों का निर्माण किया है। जैसे जैसे ये ग्रह विकसित होते हैं, क्या आपके लिए यह संभव है कि आप मुझे विभिन्न ग्रहों के विकास का उदाहरण दें, जिसे मैं एक आध्यात्मिक अर्थ कहूंगा। चेतना के विकास और आकाशगंगा में इसकी ध्रुवीयता के साथ क्या करना है। दूसरे शब्दों में मेरा मानना है कि इनमें से कुछ ग्रह काफी तेजी से उच्च घनत्वता वाले ग्रहों में विकसित होते हैं और कुछ में अधिक समय लगता है। क्या आप मुझे उस विकास का कुछ विचार दे सकते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि जो हमारा लोगोस है उन्होंने काफी सूर्य और ग्रह की रचना की है। तो हर एक ग्रह आगे घनत्वता में जाता है, तो यहाँ पे हर एक से समान तरीके से आगे नहीं जाता है। ऐसा पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे विकास होता है। तो राव बोलते हैं कि यह इस सत्र का अंतिम पूर्ण सवाल होगा। आपकी प्रमुख आकाशगंगा के विशेष लोगों ने निर्माता के अस्तित्व को प्रतिबिंबित करने के लिए इसकी एकत्रित सामग्री के एक बड़े हिस्से का उपयोग किया है। इस तरह आपकी बहुत सी गैलेक्टिक प्रणाली है जिसकी प्रगति नहीं है, जिसके बारे में आप बात करते हैं, लेकिन लोगोस के एक हिस्से के रूप में यह आध्यात्मिक रूप से रहता है। इन इकाइयों में जिन पर चेतना रहती है, जैसा कि आप अनुभव लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के समय स्थान काल होते हैं जिनके दौरान चेतना द्वारा अनुभव की उच्च घनत्वता प्राप्त की जाती है। तो जैसे कल हमने देखा था लोगोस में कि आकाशगंगा जो बनाई है उसकी ब्लूप्रिंट, जो वो ग्रह है यानी उसके स्थान समय और लोगोस यानी कि समय स्थान दोनों पे रहती है। ब्लूप्रिंट के बारे में हमने बात की थी, यानी कि जो कोई भी प्रणाली जिसकी प्रगति नहीं भी होती है, वो भी लोगोस के अंदर आध्यात्मिक रूप से रहती है, यानी वो जो है उसकी ब्लूप्रिंट लोगोस के अंदर रहती ही है। और जो ग्रह पर चेतना रहती है वहां अनुभवों के द्वारा और हमारे लोगोस के द्वारा उच्च घनत्वता का निर्माण हो जाता है और अंत में वो लोगोस के अंदर प्रवेश करता है सातवीं घनत्वता में। और उसके बाद ब्लैक होल की बात हमें पता ही है, उसके बाद मर्ज हो जाता है, घुल मिल जाता है और उसके बाद नए अनुभव के लिए आगे बढ़ता है। तो ये जो है वो पूरा हमें पता ही है। तो इस तरह से ये जो है हमारा ये सत्र समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ मैं आपको सही तरह से बताने के लिए सक्षम रही हूँ। तो इसके साथ ही हम आपको वो अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शक्ति और शांति के घेरे में छोड़ के जाते हैं। आदने मेरे दोस्तों, आदने वसु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक
जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.